वैसे तो हर सुबह उठकर सूर्य की नई किरण देखना भी अपने आप में एक सफलता है, लेकिन जीवन में कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देती हैं। उन्हीं सफलताओं में से एक सफलता है भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा। इस वीडियो में हम रूबरू होंगे बिहार के रहने वाले शुभांकर पाठक से, जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में देश की सबसे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाली परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर करके अपने घर वालों, अपने गुरुजनों और अपने समाज का नाम गौरवान्वित किया। आईआईटी से पास आउट होने के बाद में यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं और अपने पहले ही प्रयास के साथ में 11वीं रैंक हासिल करके देश की सबसे बड़ी परीक्षा को क्लियर करते हैं, जिनके पिताजी खुद एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। मिलते हैं शुभांकर पाठक से। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, लाइक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा और आपकी स्कूलिंग, उसके बारे में जितना कुछ आप बताना चाहो वो बताइए। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं संस्कृति स्कूल से पास की है, दिल्ली में ही। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। फिर सेकंड अटैम्प्ट में मेरा आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। मैं आईआईटी धनबाद गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने। 2016 से 2020 के बीच में वहीं था। फिर 2020 में मैं वहाँ से ग्रेजुएट कर गया था। तो ओवरऑल मेरा एजुकेशन का यही है जी। सर, एक सवाल जो कि मैं यूजुअली जितने भी हमारे साथ में टॉपर जुड़ते हैं उनके साथ में शेयर करता हूँ, पूछता हूँ, और ये सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये सर का फर्स्ट अटैम्प्ट था और सर ने पहले ही अटैम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल किया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर, जिस समय आपका रिजल्ट आया उस समय आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? नहीं, एक्चुअली रिज़ल्ट आया 1 बजे के आसपास, तो मैं खाना खा के गया ही था, तो मैंने अपना रिज़ल्ट खुद देखा नहीं। एक्चुअली मेरे भाई ने आके मुझे बताया। तो पहले तो मुझे लगा था वो शायद मजाक कर रहा है, बट उसने फिर मुझे तुरंत लिस्ट दिखाई, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने लैपटॉप खोल के खुद से चेक किया, 2-3 बार चेक किया। मतलब कि वो एकदम से इतना यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी रैंक आ गई है। और 1 घंटे तक तो मैं फ़ोन पे थैंक यू बोल रहा था। मुझे कुछ नहीं पता मैं किससे बात कर रहा था। मतलब कुछ अजीब ही फीलिंग थी, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बहुत ऐसी फीलिंग थी जो शायद पता नहीं, बहुत मुश्किल है लाइफ में बार बार ऐसे एक्सपीरियंसेस जीना। सर, यूजुअली जब एस्पिरेंट का जो संघर्ष होता है उसमें जहाँ तक मुझे पता है उनके पेरेंट्स का भी उतना का उतना ही संघर्ष रहता है। तो आपके रिजल्ट के बाद में शायद ये आपकी सफलता, आपके घर वालों की सफलता दोनों की कही जाएगी। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? हाँ, मेरी मम्मी तो नीचे ही थी ऑब्वियसली, बहुत प्राउड थे, और पापा ऑफिस से आ गए तुरंत। खुश थे, बहुत खुश थे। और जैसा आपने कहा कि फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे मेरी पूरी तैयारी के दौरान उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल मेरे अकॉर्डिंग जीनी शुरू कर दी थी कि कब मैं पढ़ता हूँ, कब मैं खाना खाता हूँ, कब मैं, जैसे अगर मैं कभी किसी समय पढ़ रहा हूँ तो मंदिर में ज़्यादा आवाज़ नहीं करना या आसपास आवाज़ें नहीं करना। उस हिसाब से अपनी लाइफ मेरे आसपास उन्होंने 1.5-2 साल चेंज कर दी मेरे लिए। क्या मैं खाता हूँ, मैं क्या कैसे रहूँगा, कहाँ कब पढ़ूँगा, ये सब चीज़ें। बहुत लोगों को झूठ भी बोलना, क्योंकि मैंने बता रखा था आप किसी को बताना मत। अब किसी को नहीं पता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ मेरे फैमिली में, सिर्फ मम्मी पापा और भाई को छोड़ के। तो ये सब चीज़ें तो सैक्रिफाइस करती है फैमिली, ज़्यादा आना जाना नहीं कहीं पे, रिश्तेदारों से कम मिलना, तो ये सब बहुत सैक्रिफाइसेस फैमिलीज़ करती हैं। एंड आई थिंक जब रिज़ल्ट आता है तो सब पूरे फैमिली का रिज़ल्ट आता है, खाली कैंडिडेट का नहीं आता है। जी सर, यूजुअली ये जो सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ, ये सवाल मैं वीडियो के अंत में करता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको शुरुआत में करूँगा क्योंकि आपने फैमिली का जिक्र किया। हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर एक बेटा अपने घर वालों को खुल कर कभी थैंक यू नहीं बोल पाता। जी। हम एक ऐसे परिवार में रहते हैं जहाँ पर जो फैमिली का हम कह सकते हैं कि व्यक्ति खुलकर कभी बात ही नहीं कर पाता। जी। आज अगर सर आपको मौका मिले और अगर आप इन सबको थैंक यू कहना चाहें, अगर इस वीडियो को वो सब देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू तो क्या, मैं कैसे थैंक यू बोलूँ? मैं ये कि आप क्या कहना चाहोगे, क्या उन सभी शख्स को जिन्होंने आपकी जर्नी में हेल्प की? हाँ, जैसे मेरी फैमिली है, मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्त हैं जिनको पता था, जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखते थे, हमेशा दिन में टाइम निकालते थे मेरे से बात करने के लिए, अपने शेड्यूल के बाहर भी। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि मेरे रिज़ल्ट में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, और आप लोग नहीं होते तो शायद मेरा रिज़ल्ट नहीं आता। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कैंडिडेट का अकेले का रिज़ल्ट नहीं आता, उसकी पूरी एक सपोर्ट सिस्टम होती है उसके पीछे। एंड थैंकफुली मेरे लाइफ में ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम था, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरी फैमिली है। मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद की, उसने मुझे मैथ्स के काफ़ी पोर्शंस पढ़ाए भी। तो मैं बहुत छोटा हूँ, मैं उनको थैंक यू बोलने लायक हूँ नहीं। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपका सपोर्ट सिस्टम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड शायद आपको भी ये बात पता है
इससे ज़्यादा मैं कुछ कुछ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है ये बताना। ओके सर। सर हम डायरेक्ट जो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर हम रोक रखेंगे। जी सर सबसे पहला स्टेज हमारे लिए प्रीलिम्स है। सर प्रीलिम्स के लिए जैसा कि ज़्यादातर एस्पिरेंट काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन वो प्रीलिम्स में ही फंस जाते हैं, और ये सबसे बड़ी दिक्कत हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट के साथ में होती है, पर यूजुअली प्रीलिम्स सबके लिए एक जैसा ही है। सर प्रीलिम्स के लिए आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स जिसके कारण आपका एग्जाम निकला? देखिए, मेरी तैयारी शुरू मैंने 2020 जून में की थी और तब जून 2021 में प्रीलिम्स होना था। पोस्टपोन नहीं, तब किसी को पता नहीं था, तो मेरे पास केवल 1 साल का समय था। तो मैंने वही चीज़ की कि मैंने ज़्यादा किताबों की तरफ में भागा नहीं। मैंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज रखे, जो 4-5 किताबें हर टॉपर से हमने पढ़े हैं कि वो वही पढ़ते थे। जो मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग की थी राउज़ IAS में, जो मेरे क्लास नोट्स थे, जो वो बेसिक किताबें हैं, बस उतने तक मैं सीमित रहा। मैंने कभी घर पे लाइब्रेरी बनाने की कोशिश नहीं की, जो मटेरियल मिल रहा है वो ले लो कि देख लेंगे, पढ़ लेंगे। उससे आपके ऊपर बिना मतलब का प्रेशर भी आता है। और प्रीलिम्स में एक, जैसे ये कहते हैं ना 100 सवाल हैं, 100 सवाल नहीं होते, उसमें करीब 250 के आसपास स्टेटमेंट होते हैं। उस 250 सवाल हैं, तो आपके अगर आपने कम चीज़ें पढ़ी होंगी ना, बार बार पढ़ी होंगी, तो अगर कोई एक स्टेटमेंट आपके पढ़े में से आ जाता है तो आपको 100% पता होता है कि या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। तो एग्ज़ाम में आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाती है। इसलिए मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि भले आपके पास कितना भी समय हो प्रीलिम्स के लिए, आप कम पढ़ें, जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ें, लेकिन उसको इतने बार रिवाइज़ करें कि आपको पता हो कि कौन से पेज पे क्या लिखी हुई थी, आपने कहाँ पे क्या चीज़ें मार्क की थी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती हैं, एलिमिनेशन में, डिसीजन लेने में, क्योंकि आपका नॉलेज बेस आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। मान लीजिए आपने कोई एक चीज़ खाली एक बार पढ़ी है, अब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको एकदम से लग रहा है हाँ मैंने एक बार पढ़ा है, बट क्योंकि आपने उसको बार बार रिवाइज़ नहीं, आपको याद नहीं है, और क्योंकि एग्ज़ाम में हमको प्रीलिम में 20-30 से ज़्यादा सवाल आते नहीं होते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ये सुनी हुई चीज़ें मुझे अटैम्प्ट करना चाहिए। आप अटैम्प्ट करने जाएंगे, हो सकता है वो गलत हो जाए, तो बैकफायर कर जाएगी वो चीज़। इसीलिए आप कम पढ़ें, बट उसको जितना बार पढ़ें, जितना कंसोलिडेट करें, वो आपकी सही स्ट्रैटेजी होगी। और फिर मॉक्स दीजिए। मॉक्स का ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं वापस बोलना चाहूँगा कि नंबर देखना नहीं है कि आपके कितने नंबर आए। मैंने प्रीलिम्स के जस्ट पहले एक मॉक दिया था, मेरे 70 कुछ नंबर आए थे। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े या DPSP पढ़े, तो ये सब्जेक्ट के सवाल आपसे गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो रहने दीजिए, उतना उस पर हमको फोकस नहीं करना है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से आपके सवाल अगर गलत हो रहे हैं तो आप वो जाके दोबारा रिवाइज़ करिए। तो मॉक्स का एक तो ये रोल हो गया। फिर UPSC के PYQs, वो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। आपको जो क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं वो देखेंगे आपकी 2-3 साल बाद वो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उन ऑप्शंस को आप अच्छे से उस पर भी नोट्स बनाइए। मैंने क्या किया था कि मैंने पेपर प्रिंट किया था और मैंने वहीं पे, जैसे हिंदी का साइड था, मैं इंग्लिश में अटेम्प्ट करता था, तो मैं हिंदी के साइड पर नोट्स बना लेता था ऑप्शंस के। तो और फिर आप उसको रिवाइज़ करिए, जैसे जो एनिमल्स पहले आ चुके हैं, जो नेशनल पार्क्स पहले आ चुके हैं ऑप्शंस में, उनको आप अच्छे से उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, क्योंकि UPSC बाद में उन पर सवाल बना देता है। तो आप ऐसे अगर थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आपके चांसेस बेटर हो जाएंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। ओके सर। सर ने जैसा कि आपको कोचिंग के बारे में बताया, इस वीडियो के अंदर यूजुअली जो वीडियो होते हैं उसके अंदर कोई कोचिंग के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हमारा एक वीडियो कोई ऑफिशियल वीडियो नहीं है, हम एक अनऑफिशियल वीडियो की तरह हम इस वीडियो को कहते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो डाउट होते हैं वो यूजुअली एस्पिरेंट के डाउट होते हैं, जो कि मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि अगर आपको कोई डाउट है जो आपको लगता है किसी टॉपर के साथ में डिस्कस होना चाहिए, तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिलेगी, आप जाकर डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को DM कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगर किसी अगले टॉपर के साथ में मिलेंगे तो उस क्वेश्चंस को भी हम पिक करेंगे। सर आपकी जर्नी के दौरान आपने काफ़ी कोचिंगों से हेल्प ली होगी, जी जी उन सभी कोचिंगों के नाम जो कि जहाँ से आपने मॉक टेस्ट दिए या फिर जहाँ से आपने मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, जी। उनके बारे में बता दीजिए। मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्क्लेमर लेना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य 1% भी ये नहीं है कि हम किसी कोचिंग को प्रमोट करें, लेकिन जो सही जानकारी है वो आप तक पहुँचे, इसका हमारा काम है और ये हम कर रहे हैं। सर अपनी कोचिंगों के बारे में वगैरह बता दीजिए। हाँ, इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने फाइनल ईयर में डिसाइड किया था कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, तो मैंने कुछ NCERT खुद से पढ़ने की कोशिश की और मैंने सोचा था शायद मैं कोचिंग नहीं लूँगा, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया खुद से पढ़ के। तब इसलिए मैंने फाइनल ईयर जब ग्रेजुएट करने के बाद डिसाइड किया कोचिंग मुझे लेनी पड़ेगी। और क्योंकि मैं फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड से था तो मैंने कोचिंग ली थी। मैंने राउज़ IAS में ऑनलाइन कोचिंग ली थी। उस समय जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे कोचिंग बंद हो गए थे, उन्होंने क्लासेस बंद कर दी थी। राउज़ IAS ने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की थी, तो मैं यहाँ पर एनरोल हुआ। तो मेरी जो पूरी GS की बेसिक तैयारी है वो राउज़ IAS में मैंने की है। आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक वरुण जैन सर हैं, उन्होंने 4 बार मेंस दिया और 2 बार इंटरव्यू दिया, अनफॉर्चुनेटली उनका हुआ नहीं, तो वो एक लाइव आंसर राइटिंग सेशन करवाते थे, तो मैंने वो ज्वाइन किया था और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। शायद वो मेरे इस पूरे जर्नी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था कि मैंने वो, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ना मैं टाइम पे लिख पाता हूँ, ना मेरे पास इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है, ना जो मुझे आता है वो भी मैं नहीं लिख पाता हूँ ठीक से। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, एक मैंने वो लिया था।
और राउज़ आईएएस में क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है प्रीलिम्स, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट था तो मैं उसका पार्ट भी था, प्रीलिम्स के पहले भी मेंस के पहले भी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ से सवाल भी काफ़ी आगे थे एग्ज़ाम में, तो शायद उसका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें आ जाती हैं तो आपका नेचुरली चांस बेटर हो जाता है सिलेक्शन पे। ऐसा नहीं है कि राउज़ आईएएस में सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत पॉजिटिव लगा उनका। एक तो वो फीडबैक के लिए रिसेप्टिव रहते हैं, मैंने उनको बहुत से फीडबैक्स भी दिए, नेगेटिव दिए काफ़ी बार, और वो हमेशा इम्प्रूव करते गए। राउज़ आईएएस की फोकस मैगज़ीन है, वो इसके लिए रहती है आपकी करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं वही पढ़ता था मंथली एडिशन। मैंने लास्ट में कोई कंपाइलेशन नहीं पढ़े, मैंने मंथली मैगज़ीन ही बार बार रिवाइज़ किए थे, 4 से 5 बार। और राउज़ आईएएस का एक डीएनएस आता है, डेली न्यूज़ सिंप्लीफाइड, तो वो मैं 1.5-2 महीने शुरू में देखा था, जब मुझे समझ नहीं आता था पेपर कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ना होता है। वो मैंने 1.5-2 महीना देखा, जब मुझे समझ आ गई चीज़ें फिर मैंने वो देखना बंद कर दिया था। लेकिन वो भी अच्छा इनिशिएटिव है, अगर किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आती है आप उसके साथ रेफ़र करिए उसको, मैंने भी स्टार्टिंग में किया था। मैथ्स के लिए मैंने आईएमएस के नोट्स उठा लिए थे, मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, तो मैंने आईएमएस के नोट्स ले लिए थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत कम समय था, मैं किताबें पढ़ नहीं सकता था, तो मैंने बस नोट्स उठाए, उन्हीं को सॉल्व किया। और एक यूट्यूब पे मैथोक्रेट चैनल है शिवराज गुर्जर सर का, वो 300+ उन्होंने अपने टाइम में मैथ्स में स्कोर किया हुआ है, वो बहुत ही अमेजिंग और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैनल है। और जो सबसे टफ पार्ट्स हैं मैथ्स के सिलेबस के, फिजिक्स के पोर्शन हो गए, फ्लूइड डायनेमिक्स, रियल एनालिसिस, मॉडर्न एल्जेब्रा, ये पोर्शन उन्होंने बहुत अच्छे से कवर कराएं, तो मैंने उनकी बहुत हेल्प ली, और मैं उनसे डायरेक्ट टच में भी रहा टेलीग्राम के थ्रू, तो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। तो मोटा मोटी ये 2-3 मेरे सोर्सेज थे। सर मॉक टेस्ट के लिए? हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे। मॉक टेस्ट? अच्छा, प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के लिए जैसे मैं तो राउज़ आईएएस का स्टूडेंट था, तो मेरे पास उनके 50-60 मॉक टेस्ट थे, और बाकी फिर मैंने क्या कि मैंने ऑनलाइन आ जाते हैं PDF वगैरह टेस्ट के, मैं वहाँ से डाउनलोड करके मैंने फुल मॉक टेस्ट दिए थे, तो मैंने कोई कोचिंग में एनरोल नहीं किया था, जो मुझे ऑनलाइन टेस्ट मिल गया मैंने वो ले लिया। यस। हाँ एंड सर बाकी इसके साथ में जैसे कि आपने न्यूज़पेपर के बारे में बताया, जी। आप सर न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे पढ़ते थे? हाँ जी। और कौन सा पढ़ते थे? और एक ये सवाल ऐड भी करना चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते थे? हाँ, मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, और उसका रीज़न ये था कि फाइनल ईयर में जब मैंने डिसाइड किया था मैं पढ़ूंगा, तब इंडियन एक्सप्रेस का ऑनलाइन पेपर फ्री आता था, तो इसलिए मुझे वो पढ़ने की आदत थी। ना अभी भी फ्री है? अच्छा, वो अभी भी फ्री है। अच्छा हाँ। तो मैं वही पढ़ता था घर पे भी, फिर तो मैं घर पे पढ़ने लगा, डेली पढ़ता था, सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। बहुत लोग हिंदू बोलते थे, बट मुझे इंडियन एक्सप्रेस स्पेशली जो उनका एक्सप्लेन सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं वही पढ़ा। मैं कभी हिंदू मैंने आज तक नहीं पढ़ी, और मैं आज भी पेपर पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरी अच्छी आदत एक एग्ज़ाम ने लगा दी है। मैं नोट्स बनाता था पेपर से, बट मैं वही नोट्स बनाता था जो मैं मेंस में रेप्लिकेट कर पाऊँ, जो अगर मुझे कोई चीज़ें अच्छी लगती थी, क्योंकि अच्छा एनेक्डोट है कहीं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे का पेपर जो था हमारा मेंस के, जैसे 1 हफ्ते पहले एक अरुणाचल प्रदेश के किसी एक मिनिस्टर का एडिटोरियल आया था, तो उनका एक बहुत अच्छा एनेक्डोट था बुद्धा जी के, लॉर्ड बुद्धा के ऊपर, तो वो मैंने फिर अपने ऐसे में रेप्लिकेट किया था, क्योंकि मैंने जस्ट 1 हफ्ते पहले पढ़ा भी था, बहुत अच्छा एनेक्डोट था। तो मैं ऐसे चीज़ें उठाता था, जैसे जो कंटेंशियस इशूज़ हैं, जैसे मैरिजेबल एज पे विमेन जो बढ़ाने की बात हुई थी, उस पर काफ़ी डिबेट चल रहा था, तो कुछ जो अच्छी चीज़ें मुझे लगती थी मैं वहाँ से उठा लेता था। ट्रांसजेंडर पे बहुत इशूज़ चल रहे थे, मैं वहाँ से, तो बहुत स्पेसिफाइड चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा न्यूज़पेपर उतार दिया है, बट आप नोट्स तभी बनाएं अगर आप रिवाइज़ कर पाएँ। जैसे मैंने बताया कि मैं एक ही मैगज़ीन पढ़ता था और मैं एक पेपर पढ़ता था, तो मैं नोट्स बनाता था, तो इसलिए बनाता था क्योंकि मैं रिवाइज़ कर पाता था। अगर आप इस एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लगे आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, आप मत छूइए उसको। जैसे शंकर आइस के एनवायरनमेंट की किताब है 400 पेज की, मुझे पता था मैं पढ़ भी पाया तो एक बार पढ़ पाऊँगा, रिवाइज़ कभी नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने वो किताब खोली ही नहीं कभी, ना आज तक देखी है। तो वही है न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर में भी नोट्स आप तभी बनाएं अगर आपको लगता है कि आप जो है रिविज़न कर पाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं कर पाएंगे तो आप मंथली एडिशंस भी, उसमें वो वहीं से चीज़ें लिखते हैं, वो सफिशिएंट होती हैं, बट मैं अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए बनाता था। ओके सर जैसे कि आपने नोट्स की बात की, हम इसी सवाल को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। जो आपके जीएस के नोट्स थे, उनके लिए आप सिर्फ कोचिंग के नोट्स को रेफर करते थे या फिर बुक से अलग से नोट्स बनाते थे? हाँ, तो वो मिक्स रहता था। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे जीएस के नोट्स मिले थे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में अपने नोट से ही पढ़ा, मैंने ज़्यादा कहीं बाहर से नहीं पढ़ा। बट जैसे सोसाइटी है, तो सोसाइटी का हर एक जो लाइन है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन इशूज़, ये जितनी चीज़ें हैं, इस पर फिर मैंने अपने कुछ को 1.5 पेज के नोट्स बनाए, जिसमें मैं क्लास नोट्स को कंडेंस करता चला गया और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें लिखता चला गया। तो मैं ऐसे 1 से 1.5 पेज का हर एक टॉपिक के मैंने नोट्स बनाए थे, और वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। जैसे गवर्नेंस है, उसमें भी आपको बनानी पड़ती है एजुकेशन, हेल्थ, विमेन, चिल्ड्रेन, सीनियर सिटीजन, इन सब चीज़ों पे। तो गवर्नेंस पे भी मैंने बनाए। पॉलिटिक्स के फिर मैंने से नहीं बनाए, क्योंकि पॉलिटी में हम लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं, क्लास नोट भी मुझे इनफ लगते थे,
तो वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता था कि मेरी कितनी इंटरेस्ट है सबसे पहली बात, और कितना मुझे हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। क्योंकि ऑलरेडी अगर पॉलिटी के मेरे नोट्स अच्छे बने थे, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स अच्छे बने थे, तो उनको दोबारा बनाने की मुझे ज़रूरत लगी नहीं। जो मेन स्पेसिफिक चीज़ें हैं कुछ कुछ, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, इन चीज़ों के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इनके लिए मैंने हर टॉपिक के एक एक 1.5 पेज के नोट्स बनाए थे अलग से, जो जिसमें क्लास नोट्स का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट इंक्लूडेड रहता था। ओके सर, बाकी दोस्तों मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा कि जो सर के नोट्स है हम ट्राई करेंगे कि उनकी कुछ पीडीएफ्स को बनाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स बनाने में किन किन पॉइंट को फॉलो करना है, या फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस सवाल थोड़ा सा यूनिक रहेगा, क्योंकि जिस समय मेंस का पेपर हुआ था उस समय ऐसे के अंदर देखा गया था कि फिलोसॉफिकल ऐसे काफ़ी आए थे। एंड इस बार मैंने मार्कशीट जैसा कि आपको बताया था, सर जितने भी टॉपर्स थे हमने ट्राई किया था करीब टॉप 10 मार्कशीट को दिखाई जाए, जिसके अंदर ऐसे में बहुत कम लोगों के अच्छे मार्क्स आए। सर ऐसे के लिए जो फिलोसॉफिकल पोर्शन है उसको कवर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टिप्स। हाँ, जैसे इस बार मेरे ऐसे में 135 नंबर है, काफ़ी तो इस बार के लिए वो रिलेटिवली अच्छे मार्क्स हैं। तो अगर आप देखें, ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं था कि यूपीएससी ने खाली फिलोसफिकल टॉपिक्स डाले। ये आप 2-3 साल से देखेंगे यूपीएससी फिलोसफिकल टॉपिक्स ही ज़्यादा डाल रहे हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। मैं भी उसके लिए प्रिपेयर्ड था, बट इस बार टॉपिक भी थोड़े अटपटे जैसे थे, ये बात भी सच है। तो फिलोसफिकल ऐसे में एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि आप बहुत ब्रॉड डायमेंशन में सोच सकते हैं, कि अगर मान लीजिए आपको कोई विमेन पे ऐसे लिखना है या हेल्थ पे ऐसे लिखना है, जैसे पिछले साल पेट्रियार्की पे था, तो ऐसे का टॉपिक ही ऑलरेडी हल्का सा लिमिटेड होता है, उसको आपके पास ज़्यादा डायमेंशंस कवर करने के भी हल्की सी स्कोप कम होती है। फिलोसफिकल ऐसे में आप अपनी क्रिएटिविटी ला सकते हैं, तो वो क्रिएटिविटी आपकी अगर दिख जाएगी और अगर आप टॉपिक से रिलेट कर देंगे उसको, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए फिलोसफिकल ऐसे में एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमको सोचना ज़्यादा पड़ता है। सबसे पहली बात तो होती है कि हमको टॉपिक समझ आए कि नहीं। अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है तो आप तब उसके बाद ही लिखें। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप कुछ और लिख दे रहे हैं, भले ही आपने बहुत अच्छा लिखा हो, बट अगर वो टॉपिक से ही रिलेटेड नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टॉपिक समझें कि पूछ क्या रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और जब आप ऐसे की प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप फिलोसफिकल ऐसे पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखिए। और उसके बाद आप देखिए कि आप हर, जैसे GS 1, 2, 3, 4, इन हर में, जैसे GS 1 में सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे इस बार मैंने जो एक ऐसे लिखा था कि फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज़ यूटोपियन। तो जब मैंने समझ गया ये टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है, कि अगर आपकी कोई इच्छाएं नहीं है तो ये बहुत ये इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, हर इंसान की कुछ इच्छाएं होती है, ये मैं समझ गया। तो जब मैं GS 1 में मैंने हिस्ट्री देखा, तो हिस्ट्री में सबसे पहले मुझे स्ट्राइक किया कि लॉर्ड बुद्धा जो है, वो हम ऐसे बताते हैं कि मध्यम मार्ग में थे, ज़्यादा उनकी इच्छाएं नहीं थी, बट अगर हम देखें तो उनकी भी इच्छा सैल्वेशन की थी, निर्वाणा की थी। तो कहीं ना कहीं हर किसी की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। एक ऐसा होना कि कोई इच्छा नहीं है किसी के भी जीवन में, ये भी बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिखा। फिर जैसे मैं फिर वहाँ देखा GST साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिर मैंने वो लिखा कि अगर आपकी इच्छा ही नहीं होंगी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इंसान कभी आग नहीं इन्वेंट करता, कभी सर्कल नहीं इन्वेंट होता, गाड़ियाँ नहीं इन्वेंट होती, एयरप्लेन नहीं इन्वेंट होता। तो ऐसे अगर आप लिंक करते जाएंगे चीज़ों को, तो उसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और थोड़े एग्जाम्पल्स रखिए और बार बार उसको दिखाइए कि हाँ, फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन। फिर इसके मैंने दूसरे पहलू भी डाल दिए कि हाँ, मतलब ये कुछ हद तक सही भी हो सकता है। तो उसमें मैंने एग्जाम्पल डाले, जैसे मदर टेरेसा हैं, उन्होंने इतना काम किया गरीबों के लिए, उनको कुछ रिटर्न में वापस नहीं चाहिए था। एक जो निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट है, वो भी लगभग इसी के आसपास है। तो खाली मैंने ये 2 एग्जाम्पल इसके विपरीत में दिए, और मैंने ओवरऑल एक ऐसे का फ्लो ऐसा बनाया कि अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ओवरऑल मैं उस टॉपिक से एग्री करता हूँ, बट मैंने उसके दूसरे पहलू भी आपको दिखाइए। फिर जो दूसरा एक सेंटेंस था उसमें कि मटीरियलिज्म इज काइमेरा, तो उसके भी मैंने ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि फिलोसफिकल ऐसे में आप अगेंस्ट द टॉपिक भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो लिखा है आप उसको सच मान लें। बहुत लोगों के साथ ये गलती करते हैं कि वो बिलीव कुछ और करते हैं, बट क्योंकि टॉपिक कुछ लिखा होता है तो वो वैसा लिख देते हैं। जो आपका लगता है कि इस टॉपिक के सत्य है, जो आपको उससे रिलेट कर पाते हैं, आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। बस आपका एक कोहेरेंट फ्लो होना चाहिए और एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ, टॉपिक ये समझ गया है, और जो मुझे एग्जाम्पल्स दे रहा है और जो ये मुझे बात बताना चाह रहा है, ये मुझे समझ आ रही है। और आपको कोई हाई-फाई इंग्लिश या हिंदी नहीं लिखनी है कि आप इतनी भारी अंग्रेज़ी या हिंदी लिख दें कि किसी को समझ ही ना आए, क्योंकि ऐसे आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको देखने का एक तरीका है। तो आप इतना भारी अंग्रेज़ी भी ना, नॉर्मल इंग्लिश या नॉर्मल हिंदी कि बहुत ज़्यादा शुद्ध अंग्रेज़ी हिंदी लिखने लगे जो एग्जामिनर को ही ना समझ आए, तो ऐसे का पर्पस ही डिफीट हो जाता है। नॉर्मल इंग्लिश, थोड़ा टॉपिक समझिए और प्रैक्टिस करिए। फिलोसफिकल ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही बेहतर होगा। तो मैंने हर हफ्ते 1-2 ऐसे लिखता था, और जिसमें फ़िलोसफिकल ऐसे मैं जान के लिखता था
और जब मैं मॉक भी देता था तो मैं ट्राई करता था मैं एक तो ज़रूर लिखूँ, तो आई थिंक उसका हेल्प मुझे मिला फाइनल एग्ज़ाम में। तो आपको प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी है। सर आपके इन्हीं बातों के साथ में एक सवाल जो कि आपने बताया वोकैब को लेकर, यूजली एस्पिरेंट सवाल करते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से है या फिर हिंदी माध्यम से है कि वोकैब के अंदर क्या ससी थ्रूर जैसी इंपॉर्टेंट वोकैब वो लिखनी जरूरी है या फिर नॉर्मल जो कि हम यूजली एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वैसे? जी जी, एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे एनसीईआरटी में अंग्रेज़ी लिखी है, हाँ। बहुत सिंपल इंग्लिश लिखी है, वो अगर उनको कुछ टेक्निकल चीज़ भी एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत मतलब ऐसे ही अंग्रेज़ी में लिखते हैं कि किसी को भी पढ़ के समझ आए। तो आप वहाँ एकदम मतलब ऐसा ना लिख दें कि जो है आप हो सकता है आप सही चीज़ लिख रहे हैं बट सामने वाले को समझ ही ना आए। और फिलोसफिकल ऐसे में ये एक दिक्कत होती है कि जिनका PSIR या फिलोसफी ऐसे बैकग्राउंड होते हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत टेक्निकल चले जाएं और बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे ये तो हमारे टॉपिक से आ गया, और वही उसी में खाली वहाँ अपना और मल्टी डायमेंशनल ना बना पाएँ क्योंकि वो एकदम अपने ऑप्शनल की तरह घुस जाएंगे। तो ये इससे भी आप बचें अगर आपके पास ऐसा ऑप्शनल है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आप टेक्निकल हो जाइएगा तो वो आपके लिए लॉस है क्योंकि एग्जामिनर आपसे खुश नहीं होने वाला है, आपको ऐसे की नीड समझनी होगी, ऐसे कि आप देखेंगे भी अगर उन्होंने क्या लिखा है तो वो बस इतना चाहते हैं कि जो आपके थॉट प्रोसेस है वो ठीक से रिफ्लेक्ट हो। ग्रामेटिकली आप ठीक रहें, थोड़ा बहुत उसमें भी ऊपर नीचे होता है, मेरी से भी होती थी गलतियाँ ग्रामेटिकली भी, क्योंकि आप लिखते जाते हैं कंटिन्यूस 1200-1300 वर्ड्स, तो बीच बीच में एक आध वो दिक्कतें आती हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं और जब मैं मॉक में भी लिखता था तो समझ आती थी लोगों को, वो कोई हाई-फाई अंग्रेज़ी नहीं। अगर आप लिखेंगे ऐसी अंग्रेज़ी भी और बहुत शुद्ध हिंदी भी तो शायद बैकफायर ही कर जाए। ऐसी लैंग्वेज लिखिए जो नॉर्मल इंसान को समझ आए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि एक ये भी बात देखी जाती है कि अगर हम कुछ ऐसा लिख देंगे कि उनको वापस से डिक्शनरी खोलने पड़े तो शायद ये उनके लिए हर्डल बन जाएगा। सर फिर से हम प्रिपरेशन से रुख से हटकर फिर से आपकी लाइफ के ऊपर आते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यही बात रखते हैं कि कुछ बातें सर से जुड़ी हुई हो और कुछ बातें प्रिपरेशन से जुड़ी हुई हो। सर ऐसा माना नहीं जाता, कहा जाता है, मूवियों के अंदर भी मैंने बहुत देखा है कि जब एक एस्पिरेंट तैयारी करता है तो उसको एक रूम के अंदर बंद हो जाना है एंड 24 आवर उसी के अंदर रहना या फिर घर से बाहर निकलना से पे करना है। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी या फिर आप सोशल मीडिया से या फिर कभी मूवी देखते थे, कभी थिएटर जाते थे? नहीं, मैं वैसा पढ़ ही नहीं सकता था क्योंकि अगर आप दिन में 8-10 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो जो एक प्रेशर है, एक एंग्जाइटी है इस एग्ज़ाम का, उसको भी आपको रिलीज़ करना है। और जैसे मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे तो पहले भी नहीं था, बट जो मेरी कुछ रुचियाँ थी, जैसे यूट्यूब पे मैं गाड़ियों की बहुत वीडियोस देखता था, रिव्यूज़, जो गाड़ियों के रिव्यूज़ आते हैं, नई लॉन्चेस होते हैं, मुझे गाड़ी चलाना भी बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर ट्राई करता हर 2-3 दिन में गाड़ी, मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगती थी। जो मेरे दोस्त हैं जो यहाँ कभी आते जाते थे तो मैं उनसे बराबर मिलने जाता था, मैं फ़ोन पे बहुत बात करता था। तो मैंने ये सब, अगर आप अपनी लाइफ का जो ये एक है ना जिसमें आप अपना प्रेशर रिलीज़ करते हैं वो बंद कर देंगे तो आप प्रेशर कुकर बनते जाएंगे और वो एकदम से ऐसा फटेगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वहाँ से वापस आना। तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को एकदम, आप अपना सपोर्ट सिस्टम ही अगर ख़त्म कर देंगे, इस एग्ज़ाम में 8 से 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आपको जो जीवन में पसंद आप करिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि आज आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है, आप उसको ख़त्म करिए। उसके बाद मान लीजिए आपको पॉलिटी में आज 10 चैप्टर करने थे, करिए आप ख़त्म 10। उसके बाद आपको जो करना है दिन में आप करिए, वो भी आपका, आपने अर्न किया है उस चीज़ को। काफ़ी बार ऐसा होता था कि आपके टारगेट्स आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तब मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं लेता था क्योंकि तब एक गिल्ट आ जाती थी कि आज जो ये एन्जॉयमेंट का पार्ट है वो मैं डिज़र्व नहीं कर रहा हूँ। बट जितना ज़्यादा आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करेंगे आपको उतना सेलिब्रेट भी करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। आप हर बार किताबों के बीच अपनी दुनिया में खोए रहेंगे तो वो एक डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी आपके अंदर आने लगेगी। कहीं ना कहीं आपको प्रेशर रिलीज़ भी करना है, तो वो आप जैसे भी करें। कुछ लोग आर्ट करते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, म्यूज़िक कोई लोग, कुछ को बहुत अच्छा लगता है बजाना, तो जो आपको पसंद है आप करिए। मतलब बस आपका ये है कि जो जितनी आपकी पढ़ाई है आप वो करिए, उसके बाद आपके जीवन में क्या चल रहा है आप करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने यहाँ पे एक बात बोली, इसी बात को मेरे पिछली बार एक वीडियो डाला था, उसके अंदर किसी ने कमेंट की थी, आपके उस कमेंट को मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ। जैसा कि सर आपने बोला कि 8 से 9 घंटे पढ़ाई के अंदर भी यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है, लेकिन एक कमेंट कुछ ऐसी आई थी कि हम 11 घंटे पढ़ते हैं फिर भी हमारे से कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो 8 घंटे में कैसे यूपीएससी निकाला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो इफेक्टिव पढ़ने का जो तरीका है उसके अंदर आप क्या फॉलो करते थे, क्या ऐसा तरीका है इफेक्टिव पढ़ने का? हाँ, मतलब ये कुछ लोगों के साथ दिक्कत होती है और एक्चुअली दिक्कत ये हो जाती है कि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं बट शायद जिस चीज़ में मेहनत करनी है वो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर एग्ज़ाम आपसे कुछ चीज़ डिमांड करता है और आप वो नहीं करते हैं तो आप कहीं भी मेहनत करिए फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि मान लीजिए जैसे अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखें तो पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, यहाँ से 60 से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं और आप साइंसेस टेक में कंपाइलेशंस पढ़ रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ पढ़े जा रहे हैं,
क्या इस उम्मीद में कि फैक्चुअल सवाल आएंगे, यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए, तो आपकी डायरेक्शन ही गलत है एग्ज़ाम में। जैसे वैसे ही मेंस की तैयारी, मेंस में अगर आप देखें जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, एक पूरा पेपर खाली एथिक्स पे है। अगर आप GS 1 देखें तो वहाँ 5 से 6 सब्जेक्ट है 250 नंबर में, और यहाँ खाली एक सब्जेक्ट है 250 नंबर में, जहाँ पे मार्क्स का वेरिएशन भी बहुत है। तो आपको एथिक्स की तैयारी करें, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं यहाँ से नंबर आप खींच सकते हैं। और आप पढ़े जा रहे हैं, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं या एंशिएंट मीडिएवल आप बहुत पढ़ रहे हैं, जहाँ से आपको पता है ऐसे भी मार्क्स थोड़े कम रहते हैं GS 1, 2, 3 में। तो आई थिंक अगर आप अपनी मेहनत सही दिशा में करेंगे तब उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप गलत दिशा में मेहनत करते जाएंगे तो फिर तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, वो आई थिंक अगेन उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो सही दिशा होना ज़रूरी है। जी दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो सर ने भी अपने रिसोर्सेज बताए, हम ट्राई करेंगे कि सर के रिसोर्सेज पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे दें आपको, ताकि आपको एक एक रिसोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सर, हम फिर से प्रिपरेशन के ऊपर कुछ सवाल करते हैं मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर। मार्केट के अंदर एक डर सा बना हुआ है कि मेंस की आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले दिन से ही आपको करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। आपका इसके ऊपर क्या कहना है और आप किस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, पहले दिन तो आप क्या आंसर लिखेंगे? मतलब आपने जब पढ़ा ही नहीं है तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? अब पहले दिन से आपको आंसर राइटिंग, और ये हर सब्जेक्ट पे डिपेंड भी करता है। जैसे पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री है, अगर आपने ये सब्जेक्ट खत्म कर लिए उसके बाद आप इनके आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी के सवाल में पॉलिटी से बाहर का कुछ नहीं होता, मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल में भी मॉडर्न हिस्ट्री के बाहर का कुछ नहीं होता। वहाँ पर ये इंटरलिंकेजेस करना, मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। तो आप ये इनसे पढ़िए, मतलब एक बार जब आपका ये पार्ट खत्म हो जाए इनके आप आंसर लिख सकते हैं। बट जैसे सोसाइटी जैसे सवाल है या इंटरनेशनल रिलेशन जैसे सवाल है, ये ऐसे सवाल है कि जब तक आपका पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी तब तक एक मल्टी डायमेंशनल आंसर आप लिख नहीं पाएंगे। तो शुरू से फर्स्ट डे आंसर राइटिंग का कोई सेंस नहीं बनता। आप अपने ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशर डाल देंगे कि लिखा नहीं जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, पेन नहीं चल रहा, आप डर जाएंगे और फिर आप जब सही टाइम होगा लिखने का तब भी आप नहीं लिखेंगे इस डर के कारण। फर्स्ट डे से मत करिए। कुछ टॉपिक्स पर जैसे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री जब खत्म हो जाए आप तब आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। देखिए उनके टॉपिक्स पे आप आंसर कितना याद कर पाते हैं, कितना लिख पाते हैं। सेकंड होता है कि एक टाइम आता है आपके एग्ज़ाम में जब आपकी तैयारी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है, जब आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके होते हो, आप चीज़ें लिंक करना शुरू कर देते हो, तब आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी चाहिए। एंड शुरू में हर कोई ख़राब आंसर लिखता है। शुरू में क्या एग्ज़ाम में भी हम ख़राब आंसर लिख के आते हैं, इसलिए नंबर भी कम आते हैं। वैसा नहीं, UPSC को कम नंबर देने अच्छे लगते हैं। हम शायद उतने, क्योंकि समय की भी सीमा है, तो हम उतने अच्छे आंसर लिखते नहीं। 5-6 से ज़्यादा कोई अच्छा आंसर नहीं लिखता है, सब एवरेज आंसर लिख के आते हैं। तो शुरू में मैं जैसे 10 मार्कर भी 20 मिनट में लिखता था, तो बहुत डर लगता था कि पता नहीं कभी पेपर भी ख़त्म हो पाएगा, लिखेंगे क्या करेंगे। वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आती है। यहीं पे जैसे मैंने आपको बताया वरुण जैन सर का मैंने कोर्स लिया था, वो टाइम बाउंड मैनर में आंसर लिखवाते थे। वहीं पे मुझे समझ आया था कि भाई मेरे से टाइम में आंसर ही नहीं लिखा जाता, लिखा क्या जाता है कंप्लीट थोड़ी, शायद स्टार्ट ही नहीं किया जाता है उस 7 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर 15 मार्कर के लिए। तो धीरे धीरे रियलाइजेशन होती है, फिर आपको समझ आता है कि अच्छा आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं। कि अगर बहुत सारे UPSC बार बार एक शब्द यूज़ करता है वाटरशेड मोमेंट, तो वाटरशेड मोमेंट का मतलब हुआ कि पहले जो थी और अब जो थी उसमें बहुत चेंज आ गया। और हम क्या करते हैं, वाटरशेड मोमेंट देख के जो बाद की चीज़ें हम वो लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जी का आना है फ्रीडम मूवमेंट में एक वाटरशेड मोमेंट था, तो हम क्या करेंगे, महात्मा जी के आने के बाद की सारी कहानी लिख देंगे, हम उनकी पहले ही कहानी लिखेंगे ही नहीं। अगर आप उनके पहले के 4-5 पॉइंट लिख दें और फिर आप बताइए कि महात्मा गांधी जी ने आके उसको चेंज कैसे किया, भले ही आप कम पॉइंट लिखें लेकिन आपका आंसर किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिसने 10-12 पॉइंट लिख दिए हो खाली सेकंड पार्ट में, उससे बेहतर होगा, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ आपको उतनी समझ आती रहेगी। और जैसे कुछ टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में वो किसी साल वाटर स्ट्रेस पूछते हैं और इस साल उन्होंने पूछ दिया कि माइक्रो इरिगेशन आपको कैसे बढ़ा, इसका आंसर लगभग सेम। इंट्रोडक्शन वही मेरी सेट थी कि नीति आयोग के कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स का डेटा, और कंक्लूजन में मेरे गुजरात का एक भंगरू मॉडल था, बस बीच का थोड़ा बहुत बदल जाती है चीज़ें। तो जब आप आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं ना, धीरे धीरे करें तो आपको ये चीज़ें समझ आने लगती हैं और गाइडेंस आपको सही मिले, जैसे मुझे वरुण सर का मिल गया था। और QIP में भी राउज IAS ने, जो मेरे कुछ मेंटर्स थे, वैभव सर ने बहुत हेल्प किया। तो जब आप कुछ आपको सही गाइडेंस मिले और कुछ आप अपनी मेहनत करें तो फिर चीज़ें बैठ जाती हैं सही से। तो वो सही टाइम पे आपको सही चीज़ करनी है। जी सर, सर जैसा कि आपने बताया कि आप IIT से हैं, IIT धनबाद से हो आप। सर IIT से ऐसा क्या है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डाउट कह सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की IIT के साथ में वो हो गई, जो हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट है उनको लगता है कि IIT के साथ में UPSC का कुछ उससे अच्छे संबंध है, इसके कारण उनको ज़्यादा सेलेक्ट कर रहा है। खैर ये तो मिथ्या है, ये एक तरह का भ्रम कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि IIT में ऐसा होता क्या है, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त IIT में पढ़ते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा आपके साथ में क्या होता है कि आप जब इंटरव्यू देना चाहते हैं, जब भी आप UPSC की तैयारी करते हैं तो आप पहले अटेम्प्ट में निकल जाते हो। जैसे आपने पहले बोला कि IIT और UPSC का क्या है,
जैसे मैं बताना चाहूँगा, एक है मेरे जान सीनियर हैं, वो आईआईटी और आईएम से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, और जब वो यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए तो उनको मात्र 140 नंबर दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कोई इन चीज़ों में भेदभाव कर रहा है, बट आईआईटी में एक्चुअली होता क्या है कि एक तो बच्चे 10वीं से 12वीं के बीच में मेहनत करते हैं उस ऐसे समय में जहाँ हर चीज़ करने का मन करता है, फ़ोन, लैपटॉप, दुनिया भर की चीज़ें, तो एक मेहनत करने की आदत उनको होती है। फिर जब आप कॉलेज में जाते हैं तो अब क्या होता है, एक तो पहले होता है कि आप हज़ारों लाखों लोग से लड़ाई कर रहे हैं, फिर आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ वो 400-500 ऐसे लोग होते हैं जो यही एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, सब कॉम्पिटिटिव हैं, सब अपने फील्ड में एक से एक बढ़ के हैं, और वहाँ आप जाके आपको समझ में आता है कि आप तो कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको हर चीज़ में आपसे बेहतर 10 लोग मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आता है कि आपको ज़िंदगी में मेहनत करना हमेशा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, ही नहीं कि आपने एक बार मेहनत कर दी और छोड़ दिया और अब तो आपकी ज़िंदगी सफल हो गई, ऐसे नहीं होता है। एंड आईआईटीज़ में एक तो आपका पीयर ग्रुप अच्छा बन जाता है, और एक ये रहता है ना कि एग्ज़ाम क्लियर करने का जो तरीका है, और क्योंकि हमारे सीनियर्स भी किए रहते हैं तो हमको अच्छी गाइडेंस भी मिल जाती है। मैंने खुद भी इस बार जब दिया तो मेरे सीनियर हैं, उनकी भी रैंक आई इस बार, और एक और अब इस साल दे रहे हैं, तो उनसे मैंने बहुत गाइडेंस ली, तो एक गाइडेंस भी मिल जाती है, कुछ आपका पहले का एक्सपीरियंस भी रहता है, कॉन्फिडेंस भी रहती है। जैसे आपने इंटरव्यूज़ की बात की, तो हम लोग इंटर्नशिप के टाइम पे, प्लेसमेंट के टाइम पे इतने इंटरव्यूज़ देते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतने तरह तरह के इंटरव्यूज़ दे देते हैं कि इंटरव्यू से हमको डर नहीं लगता। हमको इंटरव्यू के दिन डर लगता है कि हाँ ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नर्वसनेस होती है, वो सभी नर्वस होते हैं, बट इंटरव्यू से हमको डर नहीं लगता। तो कुछ कुछ चीज़ें आपका कॉलेज के एक्सपीरियंस शेप करती हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपके व्यक्तित्व में आ जाती हैं, क्योंकि आप आसपास में ऐसे लोग रहते हैं, गाइडेंस मिल जाती है। बहुत लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती अनफॉर्चुनेटली, हमारे को गाइडेंस मिल जाती है क्योंकि हमारे सीनियर्स ने किया हुआ रहता है। तो बहुत फैक्टर्स हैं, बट ऐसा नहीं, आप अगर देखें तो बहुत लोग ऐसे हैं जो आईआईटी से नहीं हैं और ऐसे जगहों से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है जहाँ का आपने जगह का नाम नहीं सुना हुआ, एंड वहाँ से वो इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी मेहनत रंग लाती है। आपको कोई बहुत अच्छा गाइडेंस दे दे, आपके साथ बैठ के वो आपको पढ़ा दे, एग्ज़ाम उसी को देना है, एग्ज़ाम आपने ही देना है। तो एक वो होता है कि सही रास्ता आप अगर पकड़ लेते हैं तो उसके बाद चलना तो आप ही को है फिर। तो कहीं ना कहीं ये वीडियोस का पर्पस भी यही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारा इकोसिस्टम नहीं है, तो अगर उनको ये सही गाइडेंस मिल गए थ्रू वीडियोस जो आप काम कर रहे हैं, तो शायद फिर वो रास्ते पे आप वो चलेंगे तो उनको भी अपने मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ये आईआईटी और आईआईएम और बिट्स पिलाने और ये सब कहानियाँ ना कुछ टाइम बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ मैं काम भी कर रहा था वहाँ जितने भी मेरे सीनियर मैनेजमेंट में थे, उनमें से बहुत कम आईआईटीज़ आईआईएम ऐसे जगहों से थे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से एक टाइम के बाद लाइफ में, क्योंकि बहुत मैंने आईआईटीज़ में ऐसे लोग भी देखे हैं जो मेहनत करना छोड़ देते हैं, ये सोच के कि अब तो हो गया हमारे जीवन में, आईआईटी करके हो गया हमारा, एंड वो बहुत स्ट्रगल करते हैं उसके बाद। तो ये कोई फ़र्क नहीं, ये कोई डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर ही नहीं है। यूपीएससी तो खाली ग्रेजुएट चाहता है, आप कहीं से भी कर लीजिए। हाँ, वैसे भी इस बार जब हम रिजल्ट देखते हैं तो इस बार शायद टॉप 10 में से काफ़ी लोग बीए प्रोग्राम से थे। आई थिंक टॉप 10 में से मैंने जहाँ तक मैंने पता किया 6 लोग, जो कि मैंने वीडियो बनाकर भी आपको दिया था, टॉप 10 में से 6 लोग बीए प्रोग्राम से, तो काफ़ी अच्छी बात है इस बार। सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा इंटरव्यू को लेकर, जो आपने इंटरव्यू की बात की। एक मैं यूजुअली देखता हूँ कि जब अभी यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है तो लगभग हर एस्पिरेंट अब आईएएस बनना चाहेगा, लाइब्रेरियों में सब आईएएस लोग बैठे हैं, आईएएस एस्पिरेंट बैठे हैं, शुरुआती स्तर पे ही होता है। और मैं देखता हूँ कि सभी लोग अभी इंटरव्यू के वीडियो देखना शुरू कर लेते हैं पहले ही दिन से। वे सोचते हैं कि शायद उनका इंटरव्यू ऐसे होगा, इस हिसाब से होगा। सर आपने इंटरव्यू के लिए क्या पहले दिन से ही तैयारी शुरू कर दी थी या फिर कुछ स्पेसिफिक टिप्स आपने फॉलो की? नहीं, देखिए इंटरव्यू की तैयारी आप मेंस के बाद ही करिए। बहुत लोग पता नहीं क्या शुरू कर देते बोलना कि आप उल्टी तैयारी करिए, इंटरव्यू मेंस प्रीलिम्स, बहुत बोलते हैं कि आप साथ में करिए। ये मुझे मतलब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि इंटरव्यू आपको देना है मेंस के बाद। आप अगर मेंस ही नहीं क्लियर कर पाएंगे, आप करते रहिए इंटरव्यू की तैयारी, क्या मतलब है? तो आप मेंस की तैयारी करिए। तैयारी आपके हमेशा प्रीलिम्स मेंस की होना चाहिए। और इस टाइम पे जो लोग इंटरव्यू देखना शुरू कर देंगे, अब देखिए कोचिंग वालों के साथ लिमिटेशन होती है, उनको अपना क्योंकि बिजनेस चलाना है तो उनको बताना पड़ता है ये स्टूडेंट हमारे पास आया था, हेल्प लिया था उन्होंने, और ये एक माध्यम है जिसके थ्रू वो बताते हैं कि हमने इनका ऐसे ऐसे हेल्प किया। तो उनकी अपनी एक परिस्थिति है, उनको वो करना ही पड़ता है। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, समझना कि ये वो टाइम नहीं है कि आप इंटरव्यू बैठ के देखना शुरू कर दें। इंटरव्यू देखने में भी अच्छा लगता है ना कि देखो ये यहाँ फंस गया, इसने ऐसा इतना अच्छा जवाब दे दिया, क्या अभी हम दे पाएंगे कि नहीं, इसकी जगह पे मैं होता, हाँ अब मैं ये बोलता, ऐसे करता, या मेरे पे जवाब नहीं आ रहा। वो देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो तो 30-40 मिनट आपका खा जाता है। फिर आप एक के दूसरा देखते हैं, फिर आके एक ही का और देखना शुरू कर देते हैं, तो वो आपका बहुत टाइम खा जाता है। आप इंटरव्यू की तैयारी तब करिए जब समय आता है। जब वो जो मैंने कहा, इस एग्ज़ाम में आप सही समय पे सही चीज़ें करिए। अगर आप जैसे फर्स्ट जैसे प्रीलिम्स की तैयारी करने लगेंगे, वही है, प्रेशर कुकर आपका इतना बढ़ जाएगा फैक्ट्स के साथ कि जब एक पीक करने का टाइम आता है ना प्रीलिम्स की तैयारी में, आप तब वहाँ गिर जाइएगा। और फिर आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आप हमेशा रेस के पीछे रहिएगा।
तो प्रीलिम्स की तैयारी का टाइम आता है प्रीलिम्स के 3 महीने पहले। मेंस का टाइम आता है जब उसके पहले, जब आप मेंस के अपनी सामान कंसोलिडेट करते हैं तैयारी, फिर प्रीलिम्स के बाद जब उसको आप अच्छे से रिवीजन करते हैं। इंटरव्यू की तैयारी मेंस के, मेरा 14 दिन के अंदर इंटरव्यू था और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। एंड शेड्यूल आने के मेरे दूसरे दिन ही था इंटरव्यू, 6 अप्रैल, मात्र 14 दिन थे मेरे पास। तो तब भी हमने 14 दिन में ही तैयारी की। बहुत लोगों के साथ ऐसे, मेरे दोस्त भी थे, उनके भी 14-15 दिन में इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू की तैयारी, जब इंटरव्यू का टाइम आता है आप तभी करिए। अभी से आप इंटरव्यू देखना मत शुरू करिए, क्योंकि वो आपको तैयारी में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं डालने वाला। तो आप आंसर देखिए ना, जो टॉपर्स ने आंसर्स लिखे हैं, कोचिंग उनके आंसर शीट्स भी निकालेंगे, आप वो देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनसे आपको समझ आएगा कि अच्छा, नहीं भी आपको देख के समझ आती है इसको ये टॉपिक नहीं आता था, बट तब भी उसने कैसे उसमें कुछ ना कुछ करके एक पेज भर दिया। वो ज़्यादा देखिए इंस्टेड ऑफ इंटरव्यू देखना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम यूजलेस चीज़ है। आप मत पढ़िए, इस ट्रैप में आप मत पढ़िए। मैं बस यही बोलना चाहूँगा। जी सर। बाकी जो सर ने मेंस के आंसर राइटिंग की बात की और मेंस के आंसर राइटिंग की कॉपीज़ की बात की, चैनल पे आप विजिट कीजिएगा, आपको बहुत सारे जो भी टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज आपको अभी मिलनी शुरू होगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी जो भी इंपॉर्टेंट कॉपीज हमको लगती हैं वो हम वहाँ पे आपको डाल देते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सर हम अभी कुछ ऐसी बातें जो कि डाउट के रूप में एस्पिरेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला डाउट जो रहता है वो रहता है एनसीईआरटी को लेकर, कि एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी है या फिर एनसीईआरटी सिर्फ आपके बेसिक के लिए है, या फिर अगर हम कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं तो क्या एनसीईआरटी कवर हो जाएगी? इसको लेकर आपका क्या मत है? नहीं, एनसीईआरटी आपको कुछ सब्जेक्ट के लिए तो पढ़नी है। जैसे ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी। मैंने 6 से नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैं कोचिंग मैंने करी थी और क्लास नोट्स भी थे मेरे, लेकिन फिर भी 11th-12th की मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं वहाँ से। एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी है RS शर्मा, पुरानी वाली, तो वो बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। वहाँ से आपकी कंसेप्चुअली आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हिस्ट्री में चीज़ें कैसे कैसे आगे बढ़ी। तो वो कंसेप्चुअली बहुत अच्छी है, उसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी। अगर आप पुराने पेपर देखेंगे यूपीएससी के, तो डायरेक्ट वहाँ से सवाल आए हैं, जैसे यावन प्रिया जैसे सवाल डायरेक्ट वहाँ से आए हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। फिर अगर आप हाल फिलहाल में देखें तो यूपीएससी ने 6, 7, 8 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है नई वाली, वहाँ से डायरेक्ट सवाल उठाना शुरू कर दिया। 2020 में वो अशोका का पैराग्राफ आया था, फिर वो हुंडी का सवाल आया था, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में मेंशन है, जो वो अलग से बॉक्सेस बने हुए हैं। तो पढ़नी है, क्योंकि अगर कहीं से डायरेक्ट सवाल आ रहा है और अगर हमको पता है, तो ये तो हम बेवकूफ़ होंगे कि अगर हम वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, तो वो आपको पढ़नी है। अब जैसे पॉलिटी की एनसीईआरटी है, अगर आपका पॉलिटी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़िए। वर्ल्ड हिस्ट्री है, सवाल ज़्यादा आते नहीं हैं। इस साल बहुत साल बाद एक सवाल आया, तो उसके लिए आप 250 पन्ने की किताब पढ़ें, कोई मतलब नहीं है। क्लास नोट्स आपके पास हैं, आप वही पढ़ते जाइए। तो टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है। जैसे मैंने इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्योंकि कंसेप्चुअली मुझे क्लियर करनी थी चीज़ें। अब उसमें डेटा फैक्ट्स पुराने हो गए, आप वो मत पढ़िए। फॉर्मूले हमको उसमें नहीं पढ़ने, कंसेप्ट्स उसमें पढ़ने। ज्योग्राफी की 11th-12th एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो पढ़िए। और मैंने एंशिएंट इंडिया की पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी थी, इससे ज़्यादा मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। जी सर। सॉरी, मैं और बता, मेंस के लिए मैंने सोसाइटी की एनसीईआरटी पढ़ी थी, और बायो के लिए जो बायोटेक का पार्ट है, बायो की 12वीं की एनसीईआरटी का जो लास्ट पार्ट है, वो मैंने 4-5 चैप्टर है वो पढ़े थे। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक। हाँ, बस मेंस में भी मैंने सोसाइटी की एनसीईआरटी पढ़ी थी, और मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा था। हम ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक अलग से 5 मिनट की वीडियो बनाकर हम कर देंगे, ताकि आपको रिसोर्सेज को लेकर जो सर के जितने भी रिसोर्सेज सर ने फॉलो किए उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एंड सेकंड थिंग, सर का ये पहला प्रयास था और सर ने पहले प्रयास में ही इतनी बेहतरीन रैंक हासिल की हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है कि ये जो सर के रिसोर्सेज है ये आपको ज़रूर से ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि सर के रिसोर्सेज मिनिमम है और उनका रिविजन बहुत ज़्यादा है। सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा यूट्यूब को लेकर, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट अभी मैं देखता हूँ कि एस्पिरेंट की छोड़ो, मैं चैनल को देखता हूँ अभी यूट्यूब के ऊपर, दिन में करीब 20-20 वीडियो अपलोड करते हैं। लाइक कोई अच्छी छोटी सी घटना होगी, लाइक श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाल दी और पूरे दिन देखते रहते हैं उसको। सर आपने यूट्यूब से कोई हेल्प ली? और एक ये सवाल मैं आपको रेड करना चाहूँगा, लाइक अभी मैं यूट्यूब पे ये भी देखता हूँ कि कुछ एक वीडियो 3-3, 4-4, 5-5 घंटों की होती है किसी एक सिंगल टॉपिक के लिए। ऐसा माना जाता है कि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में आपको डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। ये कितना यूज़फुल है? क्या आपने इसको कभी इन्जॉय किया या फिर कभी आपने इसको पढ़ा? मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक तो ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरी बात जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 5 घंटे की वीडियो देखूंगा, मैं उसको कभी रिवाइज़ ही नहीं कर पाऊंगा। और 5 घंटे अगर आप देखते चले जाएंगे, वो आप पे एक तो इतना स्ट्रेस आता है, ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि 5 घंटे के अंदर वो सब कुछ ठूसने की कोशिश कर देंगे। नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, जो नोट्स हैं, जो आपके बेसिक मटेरियल हैं, आप उनको बार बार पढ़िए। आप इंटरनेट पे जितना, यूट्यूब पे इन सब चीज़ों में टाइम अपना व्यर्थ करेंगे, आपका पढ़ने का समय वो खींचेगा। एंड आप हमेशा देखिए, अगर आप 5 मिनट कम पढ़ रहे हैं तो आपसे कोई 5 मिनट ज़्यादा पढ़ने के लिए हमेशा तैयार है। और 8 से 10 घंटे मैंने बोला, वो 8 से 10 घंटे आप अपनी बेसिक्स तैयार करिए।
अब जैसे मुझे कभी कुछ डाउट्स आते थे ज्योग्राफी में, तो मैं PMF IAS के वीडियोस देख लेता था, या राजस्थानील मैम के कुछ, या फिर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ आई, मैंने यूट्यूब पे या गूगल पे डाला, सामने UPSC लिखा, बस उतना ही पढ़ा जितनी की मुझे ज़रूरत थी, उससे ज़्यादा मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। अब श्रीलंका के PM ने क्या किया और मोदी जी कहाँ गए या हमारे राष्ट्रपति कहाँ गए हैं, ये थोड़ी ना UPSC पूछने वाला है। तो ये ज़रूरत ही नहीं है हमको ये चीज़ें पढ़ने की। वो तो देखिए अगेन जैसे मैंने कहा, यूट्यूब का एक अपना एजेंडा है कुछ लोगों का, अब वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपना जाने। बट आप तो एक एस्पिरेंट हैं, आपको तो एग्ज़ाम देना है, तो आप वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्यों देख रहे हैं वो चीज़ें। आप कुछ किताबें पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करते रहिए। ये आप जितना करेंगे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यूट्यूब के वीडियोज़ आप कम से कम जितना रखेंगे उतना बेहतर है। और ये मैराथन सीरीज़ तो मत देखा करिए, क्योंकि अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आप अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे। एंड वो जो आपको बताएंगे, आपको वही एक तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक बार में, एंड आपको लगेगा कि यही है जो करना है। बट वैसे तैयारी नहीं की, मतलब एटलीस्ट मेरे से नहीं हो पाती, हो सकता है कुछ नहीं किए हो, बट मेरे से तो नहीं हो पाती थी, मैंने नहीं की, और मैं जानता भी नहीं हूँ किसी ने जिसने ऐसे करी। और जैसे मैं कुछ लोगों को फॉलो करता था टॉपर, जैसे कनिष्क कटारिया सर हैं, 2018 के टॉपर है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, मेरी बैकग्राउंड के थे, तो मैंने उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ फॉलो की, डिट्टो जैसे उन्होंने किए मैं करते आया था। तो उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली थी, तो मैं उनको ही फॉलो करते आया। तो आप वैसे ही देखिए जो लोग पहले कर चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मैराथन वीडियोस थोड़ी ना देख रहे हैं, तो हम क्यों देखेंगे, सीधी सी बात है। उसके बिना जब क्लियर कर रहे हैं आराम से पढ़ के, एक बार में 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ऐसे पढ़िए जो कन्वेंशनल तरीका है, वहीं से जब अच्छा हो रहा है तो हम ये फालतू का स्ट्रेस क्यों लें अपने ऊपर। तो मैंने तो ऐसे नहीं की थी तैयारी। सर ये आपकी जो टिप्स है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो मैराथन वीडियो होते हैं 11-11 घंटों के, 5-5 घंटों के, उसके ऊपर मिलियंस में व्यू होते हैं। और जो 10 मिनट की वीडियो होती है, जैसे कि आपने ज्योग्राफी के लिए वीडियो लेक्चर पता है, जो काफ़ी बेहतरीन है, मैंने आपको कम से कम 10 बार सजेस्ट किए होंगे। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब पे राजस्थानील मैम के जो वीडियोज है काफ़ी हेल्पफुल है, पर वो छोटे छोटे वीडियो होते हैं उनको लोग देखना कम प्रेफर करते हैं। उस 10 मिनट में वो पूरा कंसेप्ट आपको समझा देती हाँ। है, और यहाँ पे आप घंटे घंटे देखेंगे आपको समझ कुछ नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं एक वो रटने वाला स्वभाव होता है कि आप ये याद करिए, ये याद करिए, ये याद करिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है हेक्टिक, मत करिए। वो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस रहिए। कुछ सब्जेक्ट्स में याद करनी होती है, जैसे एंशिएंट इंडिया है तो उस पर आप थोड़ा याद करिए। जहाँ कंसेप्ट चाहिए, जैसे ज्योग्राफी है एकदम कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इकोनॉमी है कंसेप्चुअल है, तो यहाँ आप कंसेप्ट स्ट्रांग करिए, क्योंकि UPSC भी कंसेप्ट ही पूछते हैं इन सब्जेक्ट से। और जहाँ याद करने वाली चीज़ें वो याद करने वाली चीज़ें पूछते हैं, तो आप तैयारी भी वैसे ही रखिए। जी सर, अभी हम इंटरव्यू के लगभग अंतिम पड़ाव में, आप कुछ एक सवाल करेंगे और फिर इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। लेकिन जैसे कि सर ने बताया, सर का ऑप्शनल है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, इसके ऊपर हम आपको एक डिटेल में वीडियो बना के देंगे सर से। सो उसके लिए आप उस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम ऑप्शनल को कवर करेंगे नहीं। सर जाते जाते कुछ ऐसे टिप्स जो आपको लगता है कि न्यू एस्पिरेंट को देनी चाहिए, जो अभी भी इस पड़ाव में आने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद में यूजुअली देखा जाता है कि एक बड़ा सा सैलाब UPSC की तैयारी करने के लिए आता है, उसमें से बहुत से कम लोग इसके अंदर चुन पाते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी? उनको मैं यही बोलूँगा कि शुरू में ये एग्ज़ाम बहुत भारी लगता है, क्योंकि हमें लगता है इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की चीज़ें हमको करने के लिए होती हैं, तो ये एग्ज़ाम बहुत टफ भी लगता है। बट शुरू में आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी की किताब लेके आएँ, मैं 10 दिन में 10 चैप्टर पढ़ूँगा, फिर देखेंगे समझ आ रहा है कि नहीं, क्लास के हिसाब से उसको अलाइन करूँगा। तो बहुत आपको हर चीज़ एक बार में तो पढ़नी नहीं है। जैसे मैंने कहा, हर चीज़ का सही समय आता है इस एग्ज़ाम में, आप सही समय के हिसाब से सही चीज़ें करते चले जाइए। और थोड़ा सा एग्ज़ाम में पेशेंस की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, लेकिन 1.5 साल की तैयारी थी इसके पीछे, और फिर 1 साल का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो पेशेंस आपको थोड़ा चाहिए होता है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 6 से 8 घंटे शुरू में, और फिर धीरे धीरे उसको 8 से 10 घंटे, बस उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। हमें 18-18 घंटे हम पढ़ेंगे तो शायद इतना प्रेशर हम पे आ जाएगा कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। और आप अपनी जो आपकी रुचियाँ हैं, जिससे आप रिलैक्स होते हैं, दोस्तों से बात करना, फैमिली से बात करना, और जो भी आपकी रुचि, फिल्में देखना, आप देखिए उसको आराम से। आप 8-10 घंटे पढ़िए, फिर आपके पास दिन में 14 घंटे है, आप उसमें 10 घंटे सो जाइए या आप 6 घंटे सोइए, आपको जैसा सही लगे। बट वो 14 घंटे आपके हैं, 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई को देने हैं। आप इतना ही करिए, इतना बहुत सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, आपके कुछ सीनियर हैं, या आपके कोचिंग में आपको कोई टीचर ऐसे मिले, या अच्छा दोस्त मिला, एक अच्छा आपका पीयर ग्रुप बन गया, तो आप हमेशा इस एग्ज़ाम में अच्छा करते चले जाएंगे, आप कहीं रुकेंगे नहीं। तो फालतू की चीज़ों के पीछे ना भागें। जो एक अपने बैकग्राउंड के टॉपर्स को देखिए, उन्होंने कैसे किया, कैसे उन्होंने ऑप्शनल मैनेज किया, GS मैनेज किया, उस हिसाब से आप देखिए। और जो नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको नॉर्मली ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। कुछ इसमें आउट ऑफ द वर्ल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा लोगों को लगता है। नॉर्मल इंसानों की तरह पढ़ाई करनी है और अपनी ज़िंदगी जीनी है। और जो एग्ज़ाम हमको देगा वो हम उससे लेंगे। होता है, नहीं होता है तो नहीं होगा,
इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं सोच के आया था कि मैं 2 ही अटैम्प्ट दूंगा, क्योंकि मुझे कोई 5 ईयर प्लान नहीं चाहिए था, मैं ज़िंदगी भर ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहता था। तो अगर मैं इस बार नहीं होता तो ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट होता, अगर मैं आज प्रीलिम्स दे रहा होता। तो मैं इससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि एक IIT का ग्रेजुएट, उसको अपने संविधान के बारे में कुछ नहीं पता, उसको अपने इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। आज मुझे इतनी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, वो इस एग्ज़ाम ने मुझे दिया है, तो ये मैं लेके ज़रूर जाता है यहाँ से। एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत लगाई है, जब से रिजल्ट आया था नहीं, पेपर मैंने पढ़ना छोड़ दिया है। आज भी पेपर पढ़ता हूँ, आज भी उसमें कुछ अंडरलाइन करता हूँ। तो ये एक एग्ज़ाम आपको बहुत चीज़ें देगा, आपकी व्यक्तित्व बदलेगा। तो आप रिज़ल्ट के ऊपर उतना मत फोकस करिए, प्रोसेस पे फोकस करिए, रिज़ल्ट अपने आप आएगा। जी सर एक बहुत मजाक की बात बोल सकता है, या फिर ये सवाल मैंने लगभग 3 टॉपर्स के साथ में डिस्कस किया, सर के साथ में मैं करूँगा। अभी मैंने जब रिसेंटली जब कॉपीज़ को दिखाया, टॉपर्स की मार्कशीट को दिखाया, तो उसके नीचे कम से कम मैंने 10 कमेंट एक जैसे पढ़ी कि भगवान इनके पड़ोसियों को और इनके दुश्मनों को ये सब कुछ सहने की क्षमता दे। ये कहने में बहुत बड़ा तंज है, कम शब्दों में कहा जाने वाला सबसे बड़ा तंज कह सकते हैं इसको। सर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की होगी। अक्सर हम देखते हैं कि भाई आप इंजीनियर हो, आप इसके अंदर क्यों कर रहे हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करो, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। सर आपको भी डिमोटिवेशन के लिए काफ़ी फैक्टर मिले होंगे, उनको आपने कैसे हैंडल किया? हाँ देखिए, समाज में कई तत्व के लोग हैं, हर किसी की अपनी सोच, वो ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत बोल रहे हैं या जो भी है, बट जैसे अपनी एक डेडिकेशन होती है, अपना एक रुझान होता है कुछ किसी चीज़ को लेके, और जैसे अब वो जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से हमें अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी है, और वो क्या सोच रहे हैं उनसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं है कि मेरे सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है। जब तक मुझे पता है कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ जो मुझे करना पसंद है, तब तक सामने वाला क्या सोचता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहीं ना कहीं हर किसी की अपनी सोच होती है, आप हर किसी की सोच बदल नहीं सकते हैं। तो आप अपने चीज़ों पे फोकस रखिए, जो चीज़ें आपको आनंद देती हैं आप उसमें अपना दिमाग लगाइए। डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ पे, नेगेटिव एनर्जी पे आप जितना दिमाग लगाइएगा उतना आपके लिए भी टफ होता चला जाएगा। और देखिए, जो थोड़े नकारात्मक हैं, जो आपको उतना सपोर्ट नहीं भी करते, मैं तो यही चाहूँगा कि उनका भी आशीर्वाद बना रहे। एंड कभी आप सक्सेस हो जाते हैं तो चीज़ें अलग हो जाती है, अगर आप नहीं होते तो भी फिर उनको ऐसा लगता है कि जो वो सोच रहे थे सही थे। लेकिन वही आपको ये देखना होगा कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वो इन आपके सक्सेस से ऊपर की चीज़ है। जो अगर आप तैयारी करेंगे अच्छे से तो ही आपको ये चीज़ें समझ आएगी। इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो मैंने इन चीज़ों पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया। जी सर ने जो हमें टाइम दिया उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश, जहाँ तक हमें उम्मीद है, सर इस देश के भावी ऑफिसर बन के सर देश को सर्व करेंगे। सर ने इतनी बेहतरीन अचीवमेंट हासिल की, वो भी सर ने पहले प्रयास में। सर को और सर के पूरे परिवार को सिविल एस्पिरेंट की टीम से हार्दिक बधाई। थैंक यू। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में आपकी और हमारी किसी और टॉपर के साथ में इसी प्लेटफॉर्म पे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।